हेलो, क्या हाल है दोस्तों? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज की क्लास में आज हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो हमारी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके अंदर जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी, हमने ये कहा था कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास नॉर्मली 4 टाइप की रिलेशनशिप्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के दरमियान हम बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। जो उसमें पहली रिलेशनशिप है उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। जो उसके अंदर सेकंड रिलेशनशिप है उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। जो थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। और जो फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये चीज़ें हम बनाते क्यों हैं, ताकि रियल वर्ल्ड में जिस तरीके से इंसान, ह्यूमन, ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरेक्शन करते हैं, डिफरेंट रोल्स के अंदर हम कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये इसलिए इनको हम बनाते हैं, इस तरह से इसलिए इनको बनाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल ये दी थी कि एक ह्यूमन, एक पर्सन अगर है, तो जब वो किसी रेस्टोरेंट पर जाता है तो उसका रोल कस्टमर होता है। वही पर्सन जब किसी क्लिनिक में जाता है तो उसका रोल पेशेंट का हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है। वही पर्सन जब किसी स्कूल में जाता है तो उसका रोल एक स्टूडेंट का हो सकता है, एक टीचर का हो सकता है। तो ये रोल्स हैं जो डिफरेंट चेंज हो रहे होते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे एक पर्सन के। ठीक है, पर्सन एक ही होता है बट उसके डिफरेंट रोल्स चेंज कर रहे होते हैं, उसको डिफरेंट रेफरेंसेस असाइन हो रहे होते हैं, या उसके डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक रोल, या जिस प्रॉब्लम डोमेन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो डॉक्टर और पेशेंट यानी क्लिनिक के प्रॉब्लम डोमेन में है तो या तो उसका रोल पेशेंट का होगा या डॉक्टर का होगा। अगर वो रेस्टोरेंट के प्रॉब्लम डोमेन में तो या तो फिर उसका कस्टमर का रोल होगा या सर्वर का होगा। अगर वो क्लास और स्कूल के प्रॉब्लम डोमेन में है तो उस पर्सन ऑब्जेक्ट का रोल या तो फिर टीचर का होगा या स्टूडेंट का होगा। यही पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं। और हम ये जो मॉडलिंग करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, ये कैसे पॉसिबल हुआ सारा कुछ, कि ये पॉसिबल हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के थ्रू। कि जब हमने सोचना ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की फॉर्म में शुरू किया और इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके अंदर मैप करना शुरू किया। ठीक है, तो ये इस वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। इससे इंसानों ने उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी काम करना शुरू कर दिया, उसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया, उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया जैसे कि वो आम जिंदगी के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो 4 टाइप की रिलेशनशिप हमने पढ़ी, उस 4 टाइप की रिलेशनशिप में पहली हमने पढ़ी थी इनहेरिटेंस, जिसको हम जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, या इसी को हम हायरार्किकल रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक हायरार्की बनती है। यानी कि आप ये देखें, व्हीकल टॉप हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर है, पेरेंट क्लास है, इसको बेस क्लास भी कहते हैं। उसके नीचे उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं, कार है, प्लेन है, बोट है। कार इज अ व्हीकल, प्लेन इज अ व्हीकल, बोट इज अ व्हीकल। तो ये इज अ रिलेशनशिप भी कहलाती है इनहेरिटेंस में। तो जहां कहीं भी मैंने ये बताया था, आपको हायरार्की का वर्ड मिले, आपको इज अ रिलेशनशिप का वर्ड मिले, आपको जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन का वर्ड्स मिले, तो समझ जाइएगा कि ये इनहेरिटेंस की बात हो रही है। ठीक है, इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और चाइल्ड क्लासेस जो होती हैं वो पेरेंट क्लास को ड्राइव करती हैं, उससे ड्राइव हो रही होती हैं। ठीक है, और उसको इनहेरिट करती हैं। उसकी किन किन चीज़ों को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है? पेरेंट की तमाम चीज़ों को। उसके एट्रीब्यूट्स जो भी पेरेंट क्लास में डिफाइन होते हैं उनको भी इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास। उसके तमाम मेथड्स को इनहेरिट करती है चाइल्ड क्लास, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टर हो, चाहे वो उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे उसका नॉर्मल मेथड हो। पेरेंट क्लास का तमाम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास क्या करती है? अपने पास इनहेरिट करती है। यानी कि अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं पाइथन के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चाइल्ड क्लास का मैंने बनाया है, मैं पेरेंट क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स को और तमाम मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूं। कुछ मेथड्स बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो जाते हैं, लाइक डिस्ट्रक्टर, लाइक कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के, उन्हें हमें स्पेसिफिकली कॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉल करना भी चाहते हैं तो उसके भी तरीकेकार हैं, जैसे कि सुपर का मेथड मैंने आपको बताया था। सुपर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि चाइल्ड क्लास अगर कॉल करे तो वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को, उसके कंस्ट्रक्टर्स को, इसके अलावा उसकी एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। अभी हम दोबारा से सोर्स कोड को रिकैप करते हैं। अच्छा जी, ये तो इनहेरिटेंस की बात हुई थी। फिर मैंने बताया था जी कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन में क्या होता है कि जनाब, ये हैजा रिलेशनशिप कहलाती है कंपोजिशन, और ये टाइट कपलिंग को शो करती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो क्लासेस के दरमियान। टाइट कपलिंग अगर होगी
यानी एक क्लास दूसरी क्लास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इस रिलेशनशिप को हम कंपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जैसे कंप्यूटर हैज़ अ सीपीयू, ह्यूमन हैज़ अ हार्ट, ह्यूमन हैज़ अ ब्रेन, तो ये जो रिलेशनशिप है, ब्रेन के बगैर, हार्ट के बगैर ह्यूमन की कोई ह्यूमन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो उसका ये लाजमी पार्ट होंगे। सिमिलरली मैंने बताया था कंप्यूटर्स जो हैं, अगर उनमें सीपीयू ना हो तो क्या कंप्यूटर अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा, या कंप्यूटर वर्केबल होगा, वर्किंग कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो ये टाइट कपलिंग है। फिर हमने बताया था कि जी लाइब्रेरी और बुक्स की जो एग्रीगेशन होती है वो एक लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। सिमिलरली एसोसिएशन भी एक लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। तो ये जो दो टाइप की रिलेशनशिप है ये मोर और लेस सिमिलर होती है, एग्रीगेशन और एसोसिएशन। इसमें तकरीबन सेम टाइप का ही हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। लूजली कपल से जो हमने अंडरस्टैंडिंग ड्राइव करनी है या उसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसमें दोनों क्लासेस एक दूसरे के बगैर जिंदा रह सकती हैं। जिंदा रहने से मुराद ये है कि एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर फर्ज कर ले मैं एक लाइब्रेरी से सारी किताबें निकाल भी लूं तो क्या लाइब्रेरी की एग्जिस्टेंस खत्म कर सकता हूं? नहीं खत्म कर सकता ना। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, वो तो अपनी जगह पे रहेगी, वहां पे कुछ और किताबें आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं बुक्स को लाइब्रेरी में ना रखूं, अपने बैग में रख लूं, अपने घर पे रख लूं, अपने कहीं और पे भी जगह पे प्लेस पे रख लूं, तो क्या लाइब्रेरी से बुक्स को खत्म करने से बुक्स खत्म हो जाएंगी? बुक्स भी खत्म नहीं होंगे, बुक्स भी अपनी जगह पे रहेंगी। आप उनको अपने शेल्फ में रख सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं। तो पता ये चला कि इन दोनों के दरमियान लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर्स और पेशेंट में है। वो एक पेशेंट है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर के बगैर, अगर डॉक्टर ना हो तो भाई कोई और डॉक्टर हो सकता है, नहीं होगा। अगर फर्ज कर लें कि डॉक्टर ना हो तो पेशेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई पेशेंट एग्जिस्ट करेगा अपनी जगह पर, पेशेंट रह सकता है। कोई उसको टर्मिनल डिजीज भी लगी हुई हो सकती है ना, हो सकता है कोई ऐसी डिजीज हो जो लाइलाज हो, तो वो कोई डॉक्टर उसको ट्रीट ही ना करो, लेकिन वो जिंदा तो रह सकता है ना, वो एग्जिस्ट तो कर सकता है ना। तो सिमिलरली एक किसी तरीके से आपकी डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट्स के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। भाई कोई ऐसा ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर के पास कोई पेशेंट ना हो, तो क्या बगैर पेशेंट के डॉक्टर की क्लास एग्जिस्ट कर सकती है? सर बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसको एसोसिएशन रिलेशनशिप कहा जाता है कि लूजली कपल्ड होती हैं ये, इसमें दोनों क्लासेस एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा क्विकली दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं इनहेरिटेंस के अंदर एक्सप्लेन कर दूं, ताकि ये बड़े कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये आपके अच्छी तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए। अभी हमने ये बात की कि जो पेरेंट क्लास के मेथड्स होते हैं, चाइल्ड क्लासेस उनको एक्सेस कर सकती हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद उनको कॉल करवाती है, उसमें आपको एक्सप्लिसिटली उन चीज़ों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो लास्ट क्लास में सिनेरियो किया था वो था व्हीकल का सिनेरियो। ये सोर्स कोड था हमारा जिसमें हमारे पास व्हीकल की क्लास थी। व्हीकल की क्लास के दो पेरेंट, व्हीकल जो है वो बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, इसके दो एट्रीब्यूट्स थे, नेम एंड कलर। और उसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया था। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास कलर और नेम के पैरामीटर्स पास हो रहे थे। वो पास होने के बाद वो सेल्फ के थ्रू क्लास वेरिएबल्स को या ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को असाइन हो रहे थे, या ये ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हैं, इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको असाइन हो रहे थे। सेल्फ के थ्रू आप एट्रीब्यूट्स को, क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। तो किसी भी मेथड का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है वो लाजमी तौर पे आप सेल्फ लेंगे। जब हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, जब हम इस मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम सेल्फ को पास नहीं करते एज आर्ग्यूमेंट, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। सेल्फ का मतलब ये है कि करंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ का मतलब ये है करंट क्लास का इंस्टेंस, ठीक है, कि जिसको मेमोरी एलोकेट की गई है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। शो व्हीकल एक और मेथड था जो मैंने पेरेंट क्लास में लिया, जो कि इस व्हीकल की इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा है। मूव का एक मेथड लिया था जिसमें हमने ये बताया था कि व्हीकल्स कैन मूव, ये एक सिंपल मेथड था, ये हमने लिया था। फिर हमने डिस्ट्रक्टर का मेथड डिफाइन किया था आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर, डेल के। उससे मैंने ये बताया था कि ये स्पेशल मेथड है। डेल का मेथड हो गया, इनिट का मेथड हो गया, इसके अलावा एसटीआर का मेथड हो गया। ये तीन मेथड ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ये मेथड कब कॉल होता है ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर? जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे मेमोरी के अंदर जब उसको मेमोरी एलोकेट हो रही होती है, उसके वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो रहे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हो रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के, तो इनिट का मेथड यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डेल का मेथड कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, उसके सारे रेफरेंसेस खत्म हो रहे होते हैं,
प्रोग्राम एग्जिट कर रहा होता है तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर का मेथड या डेल का मेथड कॉल होता है। ये ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर एसटीआर का मेथड कब कॉल होता है? कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो अगर तो आपने एसटीआर की इंप्लीमेंटेशन दी हुई है क्लास के अंदर, तो फिर उसके अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न होता है वही उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन उस ऑब्जेक्ट की। अदरवाइज उसका डिफॉल्ट एक मेमोरी एड्रेस का ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेज जो है प्रिंट होता है कि वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहां पड़ा हुआ है, वो आपके पास एड्रेस प्रिंट हो जाता है अगर आप ये स्ट्रिंग का मेथड डिफाइन ना करें एसटीआर का उसका, ठीक है। डेल के अंदर मैंने बताया था गार्बेज कलेक्शन इन्वोक होता है जो कि मेमोरी क्लीनअप का काम करता है, ठीक है। ये लास्ट मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल का कॉल हो रहा है डेल का, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल की बात करूं तो ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल में अगर आप देखें कुछ मेथड्स हैं, जैसे पहला कंस्ट्रक्टर, फिर क्या है नंबर 2 आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जिसको हम एसटीआर कहते हैं, इसको हम इनिट कहते हैं कंस्ट्रक्टर को। और एक हमारे पास जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, थर्ड जो है उसको हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास डिस्ट्रक्टर थर्ड जो है, ये डेल का मेथड है आपका, ठीक है। तो ये मेथड्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल का पार्ट हैं। बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, चाहे सी शार्प हो, चाहे जावा हो, चाहे टाइप स्क्रिप्ट हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 3 मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन आपको देती है। इसका एक मैकेनिज्म देती है कि ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल का ये पार्ट होते हैं। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसके अंदर ये 3 मेथड्स मौजूद होंगे बाय डिफॉल्ट, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इनको कॉल करती है। अगर आप एक्सप्लिसिट डेफिनेशन उसकी ना दें, एक्सप्लिसिटली उनको डिफाइन ना करें, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से इन 3 मेथड्स को कॉल करती है। किस किस को? कंस्ट्रक्टर को एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एसटीआर यानी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट वाया प्रिंट स्टेटमेंट, एंड डिस्ट्रक्टर को एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है या प्रोग्राम एंड हो रहा होता है, ठीक। तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप अच्छी तरीके से हो गई। ये हमारी पेरेंट क्लास है। अब पेरेंट क्लास के बाद हमने क्या बनाई? चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर हमने क्या किया? कार की एक चाइल्ड क्लास बनाई और उसको पेरेंट क्लास कौन सी असाइन की? व्हीकल। ये इस तरीके से हमें पता चलता है कि कार और व्हीकल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इनहेरिटेंस है। तो कार की पेरेंट क्लास कौन सी है? वो व्हीकल है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज है, ये मैंने बताई थी आपको कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास के, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर रहते हुए, उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर रहते हुए या उस चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए, अगर आपने पेरेंट्स के मेथड्स को एक्सेस करना है, पेरेंट्स के मेथड्स को एक्सेस करना है उस चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए, तो आप सुपर के मेथड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर मैं फर्ज कर लें सुपर लिखता हूं, सुपर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि क्या करता है? किसी भी चाइल्ड क्लास के पेरेंट्स के मेथड्स को आपको एक्सेस करवाता है, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पे मैंने ये सुपर का मेथड डिक्लेयर किया, मतलब कॉल करने की पोजीशन में आया, उसके बाद मैंने डॉट जैसे मैं प्रेस करूंगा, देखें ये किस किस एट्रीब्यूट को चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास की एक्सेस कर रही है? कलर को, जो मैंने ऊपर पेरेंट में डिफाइन किया एट्रीब्यूट, नेम को जो मैंने डिफाइन किया है, मूव को जो मैंने पेरेंट में डिफाइन किया है, शो व्हीकल को ये मैंने पेरेंट में डिफाइन किया है। मैंने तो इस क्लास कार में डिफाइन ही नहीं किए मेथड और एट्रीब्यूट्स, तो ये फिर क्यों कॉल हो रहे हैं? ये सुपर की वजह से कॉल हो रहे हैं। तो सुपर एक स्पेशल फंक्शन है, एक स्पेशल मेथड है जिसके थ्रू कोई भी चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को कॉल कर सकती है अपने अंदर। तो ये एक फैसिलिटी दी है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि पाइथन ने, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये एक चीज है जो कि एक चीज आपको ये बतानी थी। सेकंड ये है कि देखें, मैंने अभी ये बताया कि जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं चाइल्ड क्लास का, तो अगर फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर मैं बनाता ही नहीं हूं, चाइल्ड क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, ये मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो भी अभी मैं आपको देने वाला हूं।
अभी मैंने क्या किया कि चाइल्ड, मेरे पास सिर्फ क्या है, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, ठीक है, पेरेंट क्लास का मेथड्स मौजूद हैं, उसका डिस्ट्रक्टर भी मौजूद है और उसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है। लेकिन क्या मेरे पास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर मौजूद है? नहीं, मैंने तो कमेंट आउट कर दिया उसको, ठीक है, खत्म कर दिया। अच्छा, अब मैं आता हूं, मैंने क्या किया, यहां पे मैं अपनी चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा था, मैं इसको भी डिसेबल कर देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये बोला आपके कि भाई आप क्या करो, आप एक ऑब्जेक्ट वही बनाओ, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब कार में जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे कार का, कार क्लास एक चाइल्ड क्लास है किसकी, व्हीकल की, तो इसके पास तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो फिर ये मेरे से दो मेथड्स क्यों मांग रहा है, दो एट्रीब्यूट्स क्यों मांग रहा है? ये दो एट्रीब्यूट इसलिए मांग रहा है कि कार के पास अगर अपना कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो वो अपने पेरेंट के पास जाएगा, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने की तरफ जाएगा। तो जो उसके पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, ऊपर देखें व्हीकल का जो कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर मैं दो एट्रीब्यूट्स, दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा हूं, इस वजह से वो मांग रहा है मुझसे कार, ठीक है। अब उसने अपने कंस्ट्रक्टर को छोड़ा, उसने सबसे पहले देखा मेरा कोई कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड ने, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है चाइल्ड में इस वक्त कोई नहीं है, तो फिर कहां जाएगा वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने रूल क्या आया, रूल यह आया भाई कि इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर in child class, then it will call its parents कंस्ट्रक्टर, तो वो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, ठीक है। ये मैंने आपको अभी करके भी दिखाता हूं मैं, ठीक है, कैसे। अब ये मेरे पास कार की क्लास में इस वक्त कोई भी नहीं है, तो ये मेरे से दो एट्रीब्यूट्स किसके ले रहा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के। यहां पे मैं देता हूं, पहला क्या बोल रहा है, कलर दें, कलर मैंने दिया व्हाइट, फिर कह रहा है कि उसका नाम दें, कार का नाम क्या है, मैंने कहा सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है। चलाएं इस प्रोग्राम को, चलाएं इस प्रोग्राम को, देखिए प्रोग्राम चल गया और उसने क्या टाइप किया, व्हीकल नेम इज सुजुकी स्विफ्ट एंड कलर व्हाइट। तो ये जो इसने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार ने, कार की क्लास के अंदर अगर मैं देखूं यहां तो कोई कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, तो फिर इसने कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया भाई, इसने अपने पेरेंट को कॉल किया और पेरेंट के अंदर उसने कलर के अंदर जो मैंने वैल्यू पास की थी उसको एक्सेप्ट किया यहां पर पैरामीटर में, और नेम के अंदर जो मैंने वैल्यू पास की थी सुजुकी स्विफ्ट की उसको उसने एक्सेप्ट किया यहां पर, और उसने अपने एट्रीब्यूट्स को, जो उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बने थे, उन एट्रीब्यूट्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया बाय कॉलिंग इट्स पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने चाइल्ड क्लास के अंदर जैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो उसने अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। सिमिलरली अगर आप चाइल्ड क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन नहीं करते तो भी वो अपने पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये भी है, ये भी एक रूल है, ठीक है। सेकंड क्या आ रही है चीज हमारे पास, लिख लेते हैं इसको, इफ यू डोंट डिफाइन एनी डिस्ट्रक्टर in your child class, then it will call its parent destructor, पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो ये देख रहे हैं ये कैसी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है चाइल्ड की और पेरेंट की, देख रहे हैं। ये है वो चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब इनहेरिटेंस की बात करते हैं, कंपोजिशन अभी हम आगे देखते हैं उसके कोड को भी, तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है एग्रीगेशन, कंपोजिशन में और इनहेरिटेंस में, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्ट्रक्टर कॉल, तो ये अपने पेरेंट्स के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब ये करके भी देखते हैं मुजाहिरा हम। आप ये देखें कि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई डिस्ट्रक्टर नजर आ रहा है, कोई डेल का मेथड नजर आ रहा है आपको, कोई डेल का मेथड नहीं है, कोई मेथड नहीं है डेल का, ठीक है। मैं जरा ये आउटपुट जरा क्लीन कर देता हूं। लेकिन क्या मेरे पास पेरेंट क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर है? जी बिल्कुल है मेरे पास डिस्ट्रक्टर, ये रखा हुआ डिस्ट्रक्टर मेरे पास पेरेंट क्लास में, और डिस्ट्रक्टर के अंदर मैं प्रिंट क्या करा रहा हूं, मैसेज आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसको लिख देते हैं आई एम अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चलें और मीनिंगफुल बनाते हैं, पेरेंट एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय,
ठीक है, आप इस डिस्ट्रक्टर को कॉल करें, ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या आया, आई एम अ पेरेंट डिस्ट्रक्टर एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। मैंने तो ये कहीं डिस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, फिर ये मैसेज क्यों प्रिंट हुआ? ये मैसेज इसलिए प्रिंट हुआ कि जब प्रोग्राम एंड होगा या ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये याद रखिएगा, जब भी प्रोग्राम एंड होगा या आप डेल का मेथड कॉल करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, प्रोग्राम एंड हुआ, लेकिन चाइल्ड क्लास के अंदर कोई डिस्ट्रक्टर था नहीं था, तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसलिए ये यहां पर प्रिंट हुआ आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास चाइल्ड क्लास के अंदर कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो फिर अगर आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो फिर वो किसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को कॉल करेगा, वो अपने कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग अपने पेरेंट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएगा और देखेगा कि क्या पेरेंट क्लास के अंदर कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हां जी मौजूद है, तो फिर उसको कॉल करेगा। ठीक है, अभी हम करके भी देखते हैं। एनी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, अब ये देखें ये चारों चीजें आ गई आपके सामने, ये तीन मेथड्स आ गए ना, ये ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल के, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये अपने पेरेंट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कॉल करेगा। यहां पर जो हम कर रहे हैं वो काम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, बेसिकली वी आर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट। यहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहां पर उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होगी। किसकी, सबसे पहले चेक करेगा क्या चाइल्ड क्लास की अपनी है, नहीं है, तो फिर कहां जाएगा, अपने पेरेंट की उसमें जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, देखें क्या प्रिंट हुआ, आई एम अ कस्टम स्ट्रिंग पेरेंट। अब ये जो प्रिंट हुआ है ये कब प्रिंट हुआ है, ये जो डिस्ट्रक्टर का मेथड है कॉल हुआ है उससे पहले प्रिंट हुआ, क्योंकि उससे पहले ही मैं प्रिंट का मेथड लिख रहा हूं, ये लास्ट मेथड या लास्ट स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम की, इसके बाद मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और हमने अभी ये डिसाइड किया है, अभी हमने ये रूल पढ़ा है, जब प्रोग्राम एंड हो रहा होता है तो क्या क्या चीज कॉल होती है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। चाइल्ड क्लास में कोई डिस्ट्रक्टर है, कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा, अपने पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, इसलिए यहां पर ये आपके पास मैसेज प्रिंट हुआ। और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें भी पहले उसने ये चेक किया है कि चाइल्ड क्लास में कोई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का कोई मेथड मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो उसने अपने पेरेंट के स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को कॉल किया। ये वो रिलेशनशिप है जो कि एक चाइल्ड और एक पेरेंट क्लास में होता है। तो हमने ये देखा कि सुपर के मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स को और उसके मेथड्स को आप कॉल कर सकते हैं सुपर के मेथड के थ्रू। ये एक वे दिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने, जो कि पाइथन में की जा रही है इस वक्त। पाइथन का एक मेथड है सुपर का, स्पेशल मेथड, जो कि पेरेंट क्लास में रहते हुए आप चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज और है जो हम डिस्कस करते हैं, फिर हम कंपोजिशन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वो मैं चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। तो हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जी जब हम पेरेंट क्लास को प्रोग्राम को एंड करते हैं तो जब प्रोग्राम एंड होता है तो वो अपने डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, या तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, एक और दफा डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को फिनिश करते हैं। जब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को फिनिश करते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, या तो प्रोग्राम को एंड होने दें, जैसे ये अभी देखें हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो ये क्या हुआ, जब प्रोग्राम एंड हुआ, लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट की चली, यानी कि ये चली आई एम अ कस्टम स्ट्रिंग इन पेरेंट, ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट थी ना, उसके बाद तो प्रोग्राम एंड हो गया, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, मैंने वैसे ही ऑब्जेक्ट की मेमोरी को रिलीज करना है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, उसके लिए आपके पास क्या होता है, डेल का मेथड होता है, वो यूज करते हैं। डेल मींस डिलीट,
डेल का मेथड होता है डेल, और आगे आप ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं डेल ऑब्जेक्ट। तो जब आपने डेल ऑब्जेक्ट किया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेमोरी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन कॉल होगी और वो गार्बेज कलेक्शन का मैकेनिज्म मेमोरी क्लीन अप कर लेगा, ऑब्जेक्ट से मेमोरी रिवोक कर लेगा। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इसको यहाँ पे हेलो प्रिंट ऑब्जेक्ट वन की जगह पे मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, पहले शो व्हीकल कॉल होगा, फिर मूव कॉल होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर शो व्हीकल कॉल होगा, फिर मूव होगा, फिर डिलीट होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। ये मैं रूल्स इसलिए आपको करके प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि यही चीजें और यही वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेंगे। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे या जब कभी कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, ये सारे रूल्स आपके माइंड में होंगे कि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर रहा हूं तो ये रूल्स मेरे माइंड में होने चाहिए, तब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो ये रूल बताने का और प्रैक्टिकली इन रूल्स को वेरीफाई कराने का मतलब यही है कि आपको ये चीजें डीपली समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ये किया ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय, क्या कर दिया एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम के एंड होने का वेट नहीं किया, प्रोग्राम तो जाके इस स्टेटमेंट पे टर्मिनेट होगा हेलो वर्ल्ड का, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट को पहले डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, डिस्ट्रॉइंग ऑब्जेक्ट एक्सप्लिसिटली। एक तो ये है कि इंप्लिसिटली प्रोग्राम जब खत्म होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा, जाहिर है जब प्रोग्राम ही खत्म हो गया तो प्रोसेस खत्म हो गया, जब प्रोसेस खत्म हो गया तो मेमोरी खत्म हो गई, उसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी। लेकिन अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, एक और स्टेटमेंट प्रिंट करें। तो इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम अभी पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर आई एम द लास्ट स्टेटमेंट, आई एम द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रिंट करेगा, फिर प्रोग्राम खत्म होगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर पहले ही कॉल हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को खुद एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, देखें क्या हुआ, ये क्या हुआ, आई एम अ पेरेंट डिस्ट्रक्टर एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। जब कंट्रोल इस लाइन की एग्जीक्यूशन पे आया तो उस लाइन पर कंट्रोल को क्या मिला, प्रोग्राम को क्या मिला कि जी डिलीशन कॉल हो रही है। किसकी डिलीशन हो रही है, ऑब्जेक्ट की डिलीशन हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, ऑब्जेक्ट रिमूव होता है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस खत्म होते हैं आपके प्रोग्राम से, तो मैंने अभी आपको बताया क्या चीज कॉल होती है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसलिए डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब अगर सबसे पहले डिस्ट्रक्टर उसने देखा कि आप चाइल्ड क्लास में डिस्ट्रक्टर मौजूद है, नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने पेरेंट के डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। ये रहा, आई समझ में। उसके बाद फिर लास्ट दो स्टेटमेंट प्रिंट हुई, एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और अब आखिरी स्टेटमेंट प्रोग्राम की प्रिंट हुई। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको। अच्छा, अब जब मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं। कोई आपसे क्वेश्चन करे, कोई आपसे पूछे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं। भाई आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके रेफरेंसेस ही खत्म हो गए, वो ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया। अब मेमोरी में उस नाम का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम एरर देगा। मिसाल के तौर पर करके देखते हैं, यहां पर आप लिखें ऑब्जेक्ट obj1 डॉट, देखें कोई मेथड कॉल हो रहा है, कोई उसकी एट्रीब्यूट्स, कोई मेथड्स आ रहे हैं ऑब्जेक्ट के, नहीं आ रहे ना। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहां पे इस स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। अच्छा, अगर आप यहां पर लिखते हैं obj1 डॉट, देखें आप सारे मेथड्स आ रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं। तो इससे पता ये चला कि भाई क्योंकि इस लाइन के ऊपर तो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, तो अब इस लाइन के नीचे तो ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, obj1 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रोग्राम में, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम फर्ज कर लें अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, लेट से मैं लिखता हूं जी प्रिंट। अब मैं जरा देखता हूं कि ऑब्जेक्ट डिलीट होने के बाद प्रिंट होता है या नहीं होता, तो क्या होगा, प्रोग्राम चलना चाहिए, देखते हैं चला के। प्रोग्राम नहीं चलेगा आपका और आपको एरर देगा इस लाइन के ऊपर, आई एम अ पेरेंट डिस्ट्रक्टर एंड आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय। उसने लास्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट की, उसके बाद आपने क्या किया, आपने बोला ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट करो। डिलीट करने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, मेरे पास एविडेंस आ गई है कि डिस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, डिलीट हो चुका है ऑब्जेक्ट।
लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, तो प्रोग्राम मेरा एरर देगा और मुझे ये कहेगा कि नेम OBJ1 इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आपको ये एरर मिले ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो समझ जाइएगा उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस खत्म हो गए, वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एरर देगा, ये याद रखना है आपने इस तरीके से इस रूल को। ठीक, तो एक तो तरीकेकार ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर को काफी डिटेल में पढ़ लिया और चीजों को देख लिया, समझ लिया, तो मैं इसको इस वक्त कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि ये प्रोग्राम चल जाए। अब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा तो प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, एरर नहीं देगा। एक चीज हमने और पढ़ी, वो देखी हमने कि सुपर मेथड क्या करता है। देखें, सुपर मेथड को अगर मैं चाइल्ड क्लास, क्योंकि सुपर हमने क्या डिस्कशन की कि सुपर एक स्पेशलाइज्ड मेथड है। सुपर इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड और फंक्शन which is used to call parents attributes and methods। जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं उनको कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुपर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर को आप कहां कहां से कॉल कर सकते हैं। नंबर 1, यू कैन कॉल सुपर from child class methods। Inside the child class methods, whether they are constructor or destructor or string representation और एनी कस्टम मेथड। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कॉल जो होगा ना सुपर का मेथड, सुपर का जो फंक्शन है, ये कॉल इन्हीं 3-4 चीजों से होगा। यानी कि कंस्ट्रक्टर से कॉल हो सकता है, डिस्ट्रक्टर से कॉल हो सकता है, चाइल्ड क्लास की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के मेथड से कॉल हो सकता है, या फिर ये किसी भी कस्टम मेथड से कॉल हो सकता है। कॉल मेथड से ही होगा और चाइल्ड क्लास के मेथड से ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी फंक्शनैलिटी आपको शो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, इस चीज को समझें। बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके और ये यहीं पर जो है ना लोग फंसते हैं बच्चे। देखें, इस वक्त मैं कहां मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने आया एक, ये मेरा एक कस्टम, मेरा अपना डिफाइंड जो है यूजर डिफाइंड मेथड है। ठीक है, मैंने खुद डिफाइन किया है शो व्हीकल का। अच्छा, अब इसके अंदर मैं सुपर को कॉल कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सुपर को कॉल किया, डॉट प्रिंट किया जैसे ही मैंने, तो मेरे पास क्या हुआ, ये सारे मेथड डिस्प्ले हो गए। किसके डिस्प्ले हुए? पेरेंट क्लास के। कलर आ रहा है, एट्रीब्यूट मूव आ रहा है, नेम आ रहा है, शो व्हीकल आ रहा है। अच्छा, अब इसी सुपर मेथड को मैं मेथड्स के बाहर से कॉल करता हूं। ये मैं अभी मेथड की बाउंड्री से, मेथड के ब्लॉक से बाहर आ गया। ये मेथड का ब्लॉक ये है, इस ब्लॉक से बाहर आ गया। अब मैं कॉल करता हूं तो क्या कॉल हो रहा है? नो, नहीं कॉल हो रहा। ठीक है, तो पता ये चला कि सुपर का जो मेथड है या सुपर का जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मेथड के ब्लॉक से कॉल होगा, चाइल्ड के मेथड के ब्लॉक से कॉल होगा। और चाइल्ड के मेथड के ब्लॉक से कॉल क्या चीज करेगा? अपने पेरेंट के एट्रीब्यूट्स को, अपने पेरेंट्स के मेथड्स को। ठीक है, अच्छा, अब एक टेस्ट और करते हैं। ये सुपर का मेथड है, इसको मैं बिल्कुल बाहर आ गया, चाइल्ड से भी बाहर आ गया, पेरेंट से भी बाहर आ गया। ये सबसे प्रोग्राम की मेरी लास्ट लाइन है। यहां पे मैं कॉल करके देखता हूं, कॉल हो रहा है? कॉल हो रहा है? नहीं कॉल हो रहा, एरर आएगा, डेफिनेटली एरर आएगा। तो इससे ये चीज, ये रूल सामने आया कि जब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो सुपर का मेथड होता है वो चाइल्ड क्लास के मेथड्स के थ्रू ही कॉल किया जा सकता है। चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो डिस्ट्रक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कस्टम डिफाइंड मेथड हो, इसके अलावा कॉल नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, तो ये चीज हमारे सामने आई। ठीक, अच्छा, अब हम मूव करते हैं। जब ये हमें इनहेरिटेंस क्लियर हो गई है और हमें ये चीजें समझ में आ गई हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी, वो ये बताई थी कि देखें, मैंने मेथड ओवरराइडिंग आप लोगों को बताई थी। मैंने ये बताया था कि अगर सेम नाम का सिग्नेचर का मेथड, यानी सेम सिग्नेचर का मेथड चाइल्ड क्लास में भी डिफाइन है
और सेम सिग्नेचर का मेथड पेरेंट क्लास में भी डिफाइन है। सेम नेम सेम पैरामीटर सिग्नेचर ये होता है, ठीक है। सेम नेम सेम पैरामीटर सिग्नेचर ये होता है, दोनों में सेम नेम सेम पैरामीटर, लेकिन मैसेज उसके अंदर डिफरेंट प्रिंट हो रहा है। चाइल्ड क्लास के अंदर उसी सेम नेम सेम सिग्नेचर के मेथड में मैसेज डिफरेंट प्रिंट हो रहा है, पेरेंट क्लास में डिफरेंट हो रहा है। तो जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और मूव का वो कॉमन मेथड कॉल करेंगे तो यहां पे मेथड ओवरराइडिंग होगी, तो जो चाइल्ड होगा उसके मेथड को प्रिविलेज मिलेगी, वो पहले कॉल होगा, बाद में पेरेंट का मेथड कॉल कर सकते हैं आप। इसका मतलब है जो फर्स्ट कॉल जाएगी वो किसके पास जाएगी, वो चाइल्ड के पास जाएगी। तभी यहां पर ये मैसेज प्रिंट हो रहा है वी कैन ड्राइव कार, वहां पे ये मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा जो व्हीकल में हमने प्रिंट कराया है कि जी व्हीकल्स कैन मूव, नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है मेथड ओवरराइडिंग की, ठीक है। ये सारे वो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेस होते हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जब आप रिलेशनशिप बनाने जाएंगे ये उसकी बेस है सारी चीजें, ठीक है। तो इनको हमने याद रखना है। अब हम मूव करते हैं सेकंड रिलेशनशिप की तरफ जिसको हम कंपोजिशन कह रहे हैं, यानी कि टाइट कपलिंग होगी, ठीक है। कैसे होगी डेवलप ये मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है जी। तो हमने कंपोजिशन पढ़ी थी। कंपोजिशन क्या होती है, एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं इसका, कि जिसमें हमने ये बताया था कि कंपोजिशन क्या होती है, टाइट कपलिंग होती है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको टाइट कंपोजिशन या हैज़ा रिलेशनशिप को हम कैसे बिल्ड करते हैं। जैसे इज़ा रिलेशनशिप में तो हमने देखा कि किस तरह से बिल्ड की जाती है पाइथन में। तो अब हम ये देखते हैं कि हैज़ा रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड किया जाता है। हैज़ा रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस कंपोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर का वो कंटेन करेगा इस सीपीयू के ऑब्जेक्ट को। या ये ह्यूमन अगर फर्ज कर लें, यहां पर ये ह्यूमन है, लेट से हमने एक एग्जांपल और दी थी, और ये हार्ट है आपके पास। तो ह्यूमन क्या कर रहा है, कंपोज हो रहा है हार्ट से, और एक और आप बना सकते हैं कंपोजिशन ब्रेन की, मल्टीपल कंपोजिशंस आप बना सकते हैं। तो अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे बिल्ड करेंगे पाइथन के अंदर, तो ये हम देखते हैं कि जी इस रिलेशनशिप को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने composition.py की एक हमने सोर्स कोड फाइल को ओपन किया, और नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास ऑफ, लेट्स से सबसे पहले हम जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंपोज करना है हम पहले वो बनाते हैं, हार्ट। और यहाँ पर हम उसमें जो है वो हार्ट रेट, इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। एक एट्रीब्यूट मैंने लिया हार्ट के अंदर, हार्ट रेट का। और अब हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे हार्ट का। ये मैंने हार्ट का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और हार्ट का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने में मैं ये क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैंने सेल्फ का मेथड कॉल किया, और उसमें मैंने एच रेट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, लेट्स से हार्ट रेट के नाम से एक वेरिएबल लिया, और उस वेरिएबल को मैं सेल्फ डॉट हार्ट रेट से डिफाइन करूंगा, और जो भी एच रेट की वैल्यू आएगी एज ए कंस्ट्रक्टर के अंदर पास होगी वो असाइन हो जाएगी मेरे इस एट्रीब्यूट को, हार्ट रेट के एट्रीब्यूट को, जो कि मैंने क्लास हार्ट बनाई है उसके लिए मैं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेथड इसमें डिफाइन कर लेते हैं। हार्ट का एक फंक्शन क्या होता है, बीट। हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कोई भी मेथड बनाएंगे पाइथन के अंदर पहला पैरामीटर उसमें सेल्फ का होगा, और उसमें हम बीट के अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं मैसेज को, हार्ट इज बीटिंग, ठीक, सिंपल। ये हमने हार्ट की क्लास बना ली है। अब आप इस फिगर को जरा जहन में रखिए। तो जो क्लास कंपोज कराने जा रहे हैं, जो कंपोनेंट कंपोज कराने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो जब कंपोजिशन की रिलेशनशिप बनाते हैं तो कंपोजिशन की रिलेशनशिप सबसे पहले आपने हार्ट को बना लिया हार्ट को। अब आप आ गए हैं, अब बनाए आप ह्यूमन को। अब आप बनाए ह्यूमन को। अब आपने फिर एक और क्लास बनाई, क्लास ह्यूमन, ठीक है। उसमें ह्यूमन का नाम होता है, ठीक है जी, नाम होता है। अभी हम नन रख लेते हैं इसका नाम, एट्रीब्यूट डिफाइन करें ह्यूमन के, थोड़ा सा स्पेस दे लें, ठीक है, पता चलेगा सेपरेट क्लासेस है।
ह्यूमन का एट्रीब्यूट डिफाइन किया, फिर एक एट्रीब्यूट मैंने इसमें डिफाइन कर लिया, नेम का तो है ही हमारे पास, वो तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, बस हम नेम रखते हैं ह्यूमन का, ठीक है जी, ये नेम का हमारे पास है। सेकंड मैंने इसमें लिया आपके पास हार्ट का, ये भी मैंने नन कर लिया, ठीक है, क्योंकि नेम और हार्ट, अब ये मैंने हार्ट का यहां पर एक एट्रीब्यूट लिया। अब इस हार्ट के एट्रीब्यूट को मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो मैंने ऊपर कंपोजिशन के लिए बनाया ऑब्जेक्ट, इस हार्ट के एट्रीब्यूट को मैं इस कंपोज्ड ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करवाऊंगा, दैट इज कंपोजिशन। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या हो रहा था कि मैं यहीं पे पेरेंट क्लास डिफाइन करता था। लेट्स से, अगर मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, मतलब ये एक्चुअल रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन मैं अगर इस तरह करूं ह्यूमन हार्ट, तो इसका मतलब है ह्यूमन जो हो गई वो चाइल्ड क्लास बन गई और हार्ट जो हो गया उसकी पेरेंट क्लास हो गई। लेकिन इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है भाई, उस हवाले से सोचना है, इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो तो ये रिलेशनशिप तो टेक्निकली तो ठीक है, प्रोग्रामेटिकली तो ठीक है, बट फैक्चुअली सही नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है, रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में इनकरेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग और क्लासिकल प्रोग्रामिंग, ओके। तो हमारे पास फैक्चुअली ये चीज कॉन्सेप्चुअली सही नहीं हो रही, तो इसको हमने अभी हटा रहे हैं हम, क्योंकि डिस्कस हम कंपोजिशन को कर रहे हैं। तो हमने ह्यूमन बनाया, ह्यूमन के अंदर हमने हार्ट का वेरिएबल लिया, एट्रीब्यूट लिया। नाउ अब हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जनाब, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो उसमें हम चाइल्ड क्लास से उसका नेम लेते हैं और उससे हार्ट रेट लेते हैं, उससे भी, बल्कि हार्ट रेट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नेम लेंगे उसका। और हार्ट के वैल्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ किया ये, और यहां पर सॉरी सेल्फ डॉट आपके पास नेम आया, नेम में आपने जो भी ऊपर से आपके पास नेम आएगा कंस्ट्रक्टर में से वो नेम असाइन किया। अच्छा, अब आ जाती है बारी किसकी, हार्ट की। यहां पर अब आपने क्या करना है, यहां पे ये करना है कि यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हार्ट क्लास का, एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट, ये कंपोजिशन करने जा रहे हैं अब आप। और ये जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हार्ट क्लास का, तो जब हार्ट की क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास यहां कोई सुपर का मेथड तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर मैं यहां पे सुपर कॉल करूं और उससे मैं ये मेथड उसके ऊपर के एक्सेस करना चाहूं, तो क्या कॉल होंगे, कॉल इसके डिफॉल्ट मेथड तो कॉल होंगे, लेकिन क्या इस पेरेंट क्लास हार्ट के कोई मेथड कॉल होंगे, नहीं, कुछ भी कॉल नहीं होगा, ठीक। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि हार्ट का एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ह्यूमन के अंदर, ये है कंपोजिशन, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। inside the composed class, composed class, उस क्लास के अंदर आप एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिस क्लास को आप कंपोज कर रहे हैं। इस वक्त हम ह्यूमन की क्लास को कंपोज कर रहे हैं, तो ह्यूमन की क्लास के अंदर हम ह्यूमन हैज अ हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हैज अ हार्ट, ह्यूमन हैज अ हार्ट। तो यही चीज देखें प्रोग्रामिंग में भी वैलिडेट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में भी मैं यही कर रहा हूं ना, ह्यूमन को हार्ट का वेरिएबल दे रहा हूं। हार्ट क्या है, एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है, वो मैं क्रिएट करवा रहा हूं ह्यूमन में और ह्यूमन को असाइन करें, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस रिलेशनशिप is also called composition, has a relationship, sorry, has a relationship, has a relationship। वो क्या थी, पेरेंट चाइल्ड वाली इजा थी, ठीक है, ये हैज अ रिलेशनशिप। ह्यूमन हैज अ हार्ट, तो ह्यूमन हैज अ हार्ट यहां से ट्रू हो रहा है। अच्छा, अब हार्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जब हार्ट का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे हैं हार्ट के एट्रीब्यूट को, जो एट्रीब्यूट किसका है, ह्यूमन क्लास का एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब जब हम हार्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हार्ट के कंस्ट्रक्टर में वो क्या ले रहा है, हार्ट रेट ले रहा है आपसे, ठीक है। सेल्फ तो नहीं लेते ना, हम आर्गुमेंट पास करेंगे तो हम तो इस पैरामीटर को देखेंगे, तो जो पैरामीटर पास हो रहा है वो हार्ट का हो रहा है। तो मैंने इसकी हार्ट रेट लिया 70, ठीक, वो पास किया। ये हार्ट रेट यहां एच रेट में रिसीव होगा, एच रेट असाइन करेगा हार्ट के एट्रीब्यूट को। हार्ट का एट्रीब्यूट एक ही एट्रीब्यूट है हार्ट रेट का,
तो वो यहां हार्ट रेट को असाइन कर देगा। ठीक है, 70 असाइन हो गया। नाउ अब मैं एक और मेथड बनाता हूं ह्यूमन क्लास के अंदर ही, उसका नाम मैं रखता हूं शो ह्यूमन इंफॉर्मेशन, शो ह्यूमन इन्फो, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं जनाब एक फॉर्मेटेड मैसेज। क्या प्रिंट करूंगा? मैं ये प्रिंट करूंगा कि आपका नाम क्या है। सबसे पहले मैं ये प्रिंट करता हूं, तो हमारा जो भी नेमिंग हमारा सेल्फ डॉट नेम प्रिंट हो, हार्ट रेट इज, और आगे हार्ट रेट प्रिंट हो जाए हमारा। तो हार्ट रेट कैसे एक्सेस करेंगे? हार्ट से सेल्फ डॉट हार्ट डॉट, अब देखें डॉट सेल्फ डॉट हार्ट से मैंने हार्ट एक्सेस किया, इसको एक्सेस किया। इस हार्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है? इस हार्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आया हुआ, ये हार्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास इस हार्ट के अंदर। किसके? ह्यूमन के हार्ट के अंदर ये एक्चुअल हार्ट पड़ा हुआ जो मैंने यहां से कंपोज करके लेके आया हूं। तो आप ये देखें जो हार्ट क्लास के या हार्ट ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं वो सारे आपको नजर आ रहे हैं। अब ये नजर आ रहे हैं ना, बीट का मेथड नजर आ रहा है, हार्ट रेट नजर आ रहा है नजर, देख रहे हैं ये कैसे नजर आए? क्यों? क्योंकि मैंने ये हार्ट के ऑब्जेक्ट को ह्यूमन के अंदर कंपोज किया हुआ है, उसके अंदर मैंने ये ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया उसके इंस्टेंस वेरिएबल में, उसके एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, हार्ट रेट को एक्सेस किया और ये मैंने इस तरह से प्रिंट कराया। अब ये देखिए हार्ट रेट का वेरिएबल ह्यूमन के अंदर तो डिफाइन ही नहीं है, तो ये कैसे डिफाइन हो रहा है? ये इसलिए डिफाइन हो रहा है क्योंकि उसका एक एट्रीब्यूट है ह्यूमन का हार्ट, जिसके अंदर मैंने कंपोज किया है हार्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को, कंपोज किया है, हैज अ रिलेशनशिप की है, बिल्ट। तो दैट्स वाई हम इसको एक्सेस करने के काबिल हुए हैं कि हम हार्ट के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे हैं ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं जनाब, हमने ये डिफाइन कर ली अपनी चाइल्ड क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास कह रहा हूं, हमने अपनी कंपोज क्लास बनाई ह्यूमन की, टाइट कंपोजिशन के साथ, टाइट कपलिंग के साथ, कंपोजिशन के साथ, और हमने हार्ट की एक क्लास बनाई, इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, और उसको हमने जो है वो उसके अंदर एक हार्ट रेट का वेरिएबल लिया, उसका कंस्ट्रक्टर लिया, उसके अंदर एक बीट का मेथड डिफाइन किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने ह्यूमन क्लास के। हम देखें कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट से जी उसका नाम रखा अली। एक ऑब्जेक्ट है, एक ह्यूमन है, मैं एक ह्यूमन को बनाने जा रहा हूं, एक ह्यूमन को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, अगर आप ह्यूमन क्लास के उसमें आते हैं, ह्यूमन, अच्छा जी, अब क्या ले रहा है ह्यूमन क्लास का कंस्ट्रक्टर? सिंगल नेम ले रहा है आपसे, आपने नेम दे दिया इसका अली। ठीक, एक और ह्यूमन क्रिएट करें, क्लास की फॉर्म में कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फॉर्म में क्रिएट करें, बिलाल। देख रहे हैं कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने कैसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया आपको, कि आप ह्यूमंस को इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि रियल लाइफ में ह्यूमंस को आप देखते हैं, उसी तरीके से आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स में मैप कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग के अंदर उसी तरह से कोड करना जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में नजर आते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ये थिंकिंग पैटर्न डेवलप करना है आपने। ठीक है, तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, बिलाल, लेट्स से ये बिलाल आ गया हमारे पास। अब हम जरा इनको क्या करते हैं, अगर मैंने ह्यूमन अली बनाया है तो ह्यूमन अली का मैं डॉट करके देखें, इसमें मैं क्या क्या एक्सेस कर सकता हूं, अली का हार्ट एक्सेस कर सकता हूं, अली का नेम एक्सेस कर सकता हूं, और शो ह्यूमन इंफॉर्मेशन, अली की इंफॉर्मेशन भी ले सकता हूं। अली है कौन, अली का हार्ट रेट की क्या इस वक्त पोजीशन है वो मैं ले सकता हूं। कैसे? अब मैंने किया, लेट से शो ह्यूमन इन्फो का मेथड कॉल किया अली को रखते हुए सामने, क्या प्रिंट हुआ, अलीज हार्ट रेट इज 70। ठीक है, ये अली नेम जो है, अली रिसीव हुआ कहां पर, ये अली रिसीव हुआ इस कंस्ट्रक्टर वेरिएबल के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर, वाया दिस कंस्ट्रक्टर ह्यूमन क्लास के, ये अली रिसीव हुआ यहां पर। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, अली का हार्ट रेट था 70, जो मैंने ह्यूमन हार्ट की क्लास को जब मैंने कॉल किया, हार्ट के ऑब्जेक्ट को,
और वो असाइन किया इस ह्यूमन क्लास के हार्ट के वेरिएबल को, हार्ट के एट्रीब्यूट को। तो 70 सेट हो गई हार्ट बीट, जो कि एक नॉर्मल हार्ट बीट होती है अली ह्यूमन जो मैंने बनाया उसके अंदर। तो इसलिए यहां पर क्या प्रिंट हुआ, जब मैंने शो ह्यूमन इन्फो किया तो नेम था अली और सेल्फ डॉट हार्ट रेट। ये कहां पर डिफाइन हुआ हुआ हार्ट रेट, ये हार्ट बीट की क्लास, सॉरी हार्ट की क्लास में डिफाइन हुआ यहां पर, सही है। लेकिन मैं इसको कहां से एक्सेस कर रहा हूं, ह्यूमन की क्लास से। क्यों? क्योंकि मैंने ह्यूमन की क्लास में हार्ट का ऑब्जेक्ट कंपोज कर लिया हुआ है। वाई कंपोजिशन, ये कंपोजिशन के थ्रू कॉल हो रहा है, ये इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं हो रहा, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। जो पहले रिलेशनशिप बिल्ड की थी वो इनहेरिटेंस की थी, ये मैंने जो रिलेशनशिप बिल्ड की है दो क्लासेस के दरमियान, वाया कंपोजिशन, टाइट कपलिंग, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया हार्ट का, ठीक है, और उसके थ्रू उसकी एक प्रॉपर्टी होती है हार्ट की, हार्ट रेट, उसको एक्सेस किया और ये प्रिंट कराया, ये आपके सामने प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम जरा बिलाल का प्रिंट करके देखते हैं। तो बिलाल का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया ह्यूमन डॉट, उसमें क्या किया, शो ह्यूमन इन्फो, और उसमें मैंने दिया उसको आप प्रिंट करें। तो बिलाल का भी क्या प्रिंट हुआ, अली का हार्ट रेट प्रिंट हुआ, वो भी 70 है, बिलाल का हार्ट रेट भी नॉर्मल है। ये बिलाल के ऑब्जेक्ट ने प्रिंट किया, बिलाल का नाम और हार्ट रेट प्रिंट किया, ठीक है। अब हम एक बनाते हैं सारा, सारा का ह्यूमन बनाते हैं, सारा ह्यूमन है, ठीक है, नेम सारा, ठीक है। एक बनाते हैं हम जॉन, जॉन ह्यूमन है, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने ह्यूमन क्लास का। तो ये देख रहे हैं मैं कितने सारे ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट सारे बनाए। अब इन सब के मैं शो ह्यूमन इन्फो के मेथड्स कॉल करता हूं, सारा का कॉल करता हूं, सारा डॉट शो ह्यूमन इन्फो प्रिंट, फिर जॉन का कॉल करते हैं, जॉन शो ह्यूमन इन्फो, देखें क्या होता है, सबके मेथड कॉल हुए। अली का मेथड कॉल हुआ अली के ऑब्जेक्ट से, अलीज हार्ट रेट इज 70, बिलाल हार्ट रेट इज 70, साराज हार्ट रेट इज 70, जॉन्स हार्ट रेट इज 70। तो सबके हार्ट रेट अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं। और ये कंपोजिशन की एग्जांपल है। कंपोजिशन में आप जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो नहीं बना रहे होते, बल्कि जो क्लास जिसको कंपोज करना है, जिसके अंदर कंपोज कराना है, उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली आप किसी न किसी उस कंपोज क्लास के वेरिएबल को, उसकी एट्रीब्यूट को असाइन करते हैं, वहां पर उसको कलेक्ट करते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन हैज अ हार्ट, ये समझ आई आपको? तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन में हम इस तरह नहीं कर रहे होते कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना रहे हो इस तरह से हार्ट और ये, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, टेक्निकली तो सही है लेकिन बट फैक्चुअली और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट में सही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एसोसिएशन और एग्रीगेशन। या एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन दोनों सिमिलर टाइप की तरीके से ही बिल्ड होती हैं, एग्रीगेशन भी और एसोसिएशन भी, क्योंकि लूजली कपल्ड होती हैं, जबकि कंपोजिशन जो है वो टाइटली कपल्ड होती हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जी हम एग्रीगेशन रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। एग्रीगेशन जो है वो लूजली कपल्ड रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो क्लास, जैसे कि पहले हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, कंपोजिशन को डिस्कस किया, अब हम जो है वो बनाने जा रहे हैं क्या, कि हम एक लूजली कपल्ड रिलेशनशिप एग्रीगेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए एग्रीगेटिव क्लास कैसे बनाएंगे, एग्रीगेटेड क्लास के जो कि एक दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को पास को अपने अंदर एग्रीगेट करेगा, अपने अंदर एक्वायर करेगा और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करेगा। वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं लूजली कपल्ड। तो उसको बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स से हम टीम की और प्लेयर की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास टीम होती है ना, टीम में क्या हो सकते हैं, प्लेयर्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर प्लेयर्स ना हो तो टीम एग्जिस्ट करेगी? बिल्कुल टीम एग्जिस्ट करेगी। अगर मैंने एक एग्जांपल ये दी थी कि रोनाल्डो जो है, जो एक मशहूर फुटबॉलर है, वो लेट से वो अन-नसर से खेल रहा है अभी इस साल, जो कि सऊदीयन क्लब है, और रोनाल्डो जो है वो रियल मैड्रिड से भी खेलता है, ठीक है, मैड्रिड से भी खेलता है। फिर रोनाल्डो जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी खेलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये क्लब्स चेंज हो रहे हैं, ये टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है, ये एक टीम है,
ये एक टीम है, ठीक है। तो क्या अगर रोनाल्डो इस साल अल नसर से नहीं खेल रहा तो क्या ये टीम खत्म हो जाएगी? नहीं, ये टीम तो एग्जिस्ट करेगी, वो कोई और प्लेयर ले लेगी, उसके साथ वो अपने 11 प्लेयर्स पूरे करके खेलेगी। क्या रियल मैड्रिड खत्म हो जाएगा? नहीं, रियल मैड्रिड भी खत्म नहीं होगा भाई। क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड खत्म हो जाएगा रोनाल्डो के ना खेले से? नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी ना खेले। तो ये लूजली कपल्ड रिलेशनशिप है। तो अब इस तरह की रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरीके से पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एग्रीगेशन की रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो अगेन सबसे पहले वही कि जिस ऑब्जेक्ट को एग्रीगेट करना है, टीम के अंदर प्लेयर चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले प्लेयर की क्लास बनाते हैं, ठीक है। उसमें एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं नेम का, प्लेयर का, सॉरी एट्रीब्यूट बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये कंस्ट्रक्टर आ गया। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी नेम वेरिएबल होगा सेल्फ के थ्रू हम उसको एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे उस क्लास के, और उसमें जो भी वैल्यू पास होगी नेम की एक्सटर्नली वो हम उससे इनिशियलाइज कर देंगे अपने एट्रीब्यूट को उस क्लास के, ठीक है जी। ये हमारे पास प्लेयर बन गया, ठीक है। अब हम एक क्लास और बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टीम। ये देख रहे हैं कैसे रियल वर्ल्ड की चीजों को हम मैप कर रहे हैं, ठीक है जी। हम उसका नाम रख देते हैं टीम, ठीक है भाई। टीम में क्या होगा, टीम कंसिस्ट ऑफ प्लेयर्स, टीम के अंदर एग्रीगेशन होगी किसकी, प्लेयर्स की। तो यहां पर हम एक प्लेयर्स टाइप का एट्रीब्यूट लेते हैं टीम का, और उसको वैल्यू अभी हम नन असाइन कर देते हैं, ठीक। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूं, कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। यहां पर कंस्ट्रक्टर में मैं सेल्फ, तो एक फर्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो सेल्फ तो होता ही है। अब एक और पैरामीटर भी ले मतलब जो सेकंड पैरामीटर मैं एक्सेप्ट करूंगा वो प्लेयर का लूंगा कि प्लेयर आएगा भाई। बाहर से प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आउटसाइड दीज क्लासेस में प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कंपोजिशन में क्या कर रहे थे, इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, इनसाइड दिस क्लास, कंपोज क्लास, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस क्लास का जिसको कंपोज किया जा रहा है, जिसके अंदर कंपोजिशन परफॉर्म हो रही है, जिसको कंपोज किया जा रहा है उस क्लास में जिसमें कंपोजिशन परफॉर्म हो रही है। लेकिन एसोसिएशन और एग्रीगेशन में क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इन दोनों इस क्लास में नहीं होगा बल्कि इससे बाहर बनेगा, और वहां से बाय 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 रेफरेंस इसको हम यहां इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे, ठीक। कैसे कैसे ये देखते हैं। तो हमने एक एट्रीब्यूट लिया प्लेयर का, और ये प्लेयर हमने यहां पर एज अ पैरामीटर हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं टीम की क्लास के अंदर, और यहां पर हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट प्लेयर का मेथड कॉल करते हैं, और उसके अंदर हम ये प्लेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने किया। अच्छा, अब एक दोनों क्लासेस मैंने डिफाइन कर दी, प्लेयर की क्लास डिफाइन कर दी, मैंने टीम की क्लास डिफाइन कर दी। टीम की क्लास एग्रीगेट करेगी किसके साथ, प्लेयर की क्लास के साथ, यानी प्लेयर्स की एग्रीगेशन होगी कहां पर, टीम के अंदर। टीम के अंदर होते हैं ना प्लेयर, तो टीम हैज अ प्लेयर, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप, इट्स एग्रीगेशन which is also called has a relationship with loose coupling, as the reference of composed object is passing to the aggregated class passing outside of the aggregated class, ठीक है। तो जो एग्रीगेटेड क्लास है, यानी जिसको हम एग्रीगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एग्रीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं टीम की क्लास के अंदर,
उस क्लास के अंदर जिसको एग्रीगेट किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को एग्रीगेट किया जा रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को कंपोज किया जा रहा है, उसका रेफरेंस उसके कंस्ट्रक्टर में आउटसाइड दैट क्लास पास करेंगे हम। ऐसा नहीं कर रहे जैसे कंपोजिशन में हम कर रहे थे, यहां इनसाइड ही हम हार्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे। अभी हमने क्या किया था, हार्ट का ऑब्जेक्ट ये इनसाइड ही क्रिएट कर दिया था, दैट इज कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन वाली रिलेशनशिप थी, ये कंपोजिशन वाली रिलेशनशिप नहीं है, ये लूजली कपल्ड है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई, प्लेयर की क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई, टीम की क्लास की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब मैं पास करूंगा, देखें कैसे रेफरेंस। सबसे पहले मैं प्लेयर को बनाऊंगा, प्लेयर मेरा आ गया हमेशा की तरह रोनाल्डो, ठीक, रोनाल्डो, ये प्लेयर आ गया मेरा। एक और प्लेयर मैं बनाता हूं, ठीक है जी, सलाह, ठीक है, ये P2 प्लेयर हो गया मेरा, सेकंड प्लेयर मैंने बनाया। थर्ड प्लेयर भी बना सकते हैं, P3 चलें बना लें, सारा, ठीक। तो ये हमने प्लेयर्स बना लिए, अपने 3 प्लेयर्स बनाए हमने, रोनाल्डो, सलाह और सारा, ठीक। अब इन 3 प्लेयर्स की मुझे टीम बनानी है। टीम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स होते हैं। कलेक्शन मैंने आपको बताई है कि कलेक्शंस क्या होती हैं। हमने पाइथन के अंदर कलेक्शन की एक टाइप पढ़ी है जिसको हम लिस्ट कहते हैं। तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं एक लिस्ट बनाऊं, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, ये मेरे सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं, और उसमें मैं ये तीनों ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लूं, P2, P3 और P3। देखा, तो मैंने क्या कर लिया, इन 3 ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बना ली। ये लिस्ट बना ली, मैं चाहूं तो मैं टीम का जो ऑब्जेक्ट बनाऊं, अपनी टीम 1 जो बनाऊं, आप इसको मैं नाम दे सकता हूं टीम 1 को। टीम जो मेरी है टीम 1, टीम की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मैंने ये लिस्ट पास कर दी अपनी। कौन सी लिस्ट पास कर दी, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स को पास कर दिया। जब मैंने लिस्ट ऑफ प्लेयर्स को पास किया, इसका मतलब है टीम का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। टीम के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहां पर इसको प्लेयर्स नाम दे लें, ज्यादा मीनिंगफुल नेम होगा, प्लेयर्स, प्लेयर नहीं प्लेयर्स हैं, ठीक है। ठीक, तो ये जो मैंने टीम फॉर्म की, इन प्लेयर्स को लेकर, रोनाल्डो को, मोहम्मद सलाह को और सारा को, इनको लेकर मैंने ये एक टीम फॉर्म की, और ये टीम की क्लास मैंने टीम 1 बना ली। अब मैं चाहूं तो टीम की क्लास के अंदर एक मेथड बना सकता हूं, उसका नाम रख सकता हूं शो टीम प्लेयर्स, शो टीम प्लेयर्स। और यहां पर मैं एक फॉर का लूप चला सकता हूं जो कि लिस्ट को प्रिंट करता है। फॉर लिस्ट के लिए मैंने ये पढ़ाया है, ये लूप आप लोगों को बताया है, ऑलरेडी आपको पता है। और उसमें मैं क्या चीज एक्सेप्ट करूंगा, सेल्फ डॉट प्लेयर्स को, इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराता हूं जनाब। कैसे, एक्स डॉट हर प्लेयर, यानी कि यहां से मेरे पास ये पूरी लिस्ट आएगी। ये देखें, टीम की क्लास में ये लिस्ट आएगी, प्लेयर्स में ये लिस्ट पूरी असाइन होगी इस सेल्फ डॉट प्लेयर्स को, यानी कि इसके एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगी, टीम के एट्रीब्यूट प्लेयर्स को असाइन हो जाएगी ये लिस्ट P1, P2, P3 की, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, शो टीम प्लेयर्स का मेथड कॉल किया जो कि इस ऑब्जेक्ट टीम की क्लास का है। उसको मैंने जब कॉल किया तो उसमें मैंने फॉर लिस्ट का लूप एग्जीक्यूट किया, जिसमें मैंने सेल्फ डॉट प्लेयर्स के अंदर मुझे पता है क्या है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, आइटरेबल है। तो जब लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती हैं, आइटरेबल होती हैं, तो उसको हम इस तरह आइटरेट कर सकते हैं ना, फॉर इन के लूप से। जब फॉर इन के लूप से इसको आइटरेट किया तो 1 बाय 1 एक ऑब्जेक्ट असाइन होगा एक्स को, और एक्स के अंदर हम क्या कर लेंगे, प्लेयर क्लास के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को प्रिंट करा लेंगे। तो प्लेयर क्लास का मेरे पास एक ही एट्रीब्यूट है जिसका नाम नेम है, तो मैं हर प्लेयर का नेम प्रिंट करा लूंगा। कैसे, एक्स डॉट नेम से, ठीक है, एक्स डॉट नेम से। तो यानी कि इस सेल्फ डॉट प्लेयर्स की लिस्ट के थ्रू मुझे 1 बाय 1 क्या मिलेगा, एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, एक एक क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। और उसको मैं इस तरह से प्रिंट करा के देख लेता हूं, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट कराते हैं और चेक करते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है प्रोग्राम की। तो जब मैंने ये बना लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, team1 डॉट शो टीम प्लेयर्स, ये मेथड में कॉल करूंगा, और उसके बाद में प्रोग्राम की आउटपुट को मैं चेक कर लेता हूं। ये मेरे पास इस तरीके से प्लेयर्स का नाम प्रिंट हो गया। team1 डॉट शो टीम प्लेयर का मेथड क्या करेगा,
भाई आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीम क्लास का, उसके अंदर लिस्ट ऑफ प्लेयर्स को पास किया है, एक टीम बना ली अपने टीम को, आपने टीम वन के ऑब्जेक्ट को दिया टीम वन डॉट शो टीम प्लेयर। उसने क्या किया, आपको जो आपने लिस्ट पास की थी उस लिस्ट को प्लेयर्स की क्लास में, जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था टीम का, उसके अंदर आप प्लेयर्स की लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको आपने पैरामीटर को, एट्रीब्यूट को असाइन किया टीम को, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट को आइटरेट कर लिया, क्योंकि वो एक आइटरेबल है, तो एग्रीगेशन में हमने क्या किया, एग्रीगेशन भी टीम हैज अ प्लेयर, ये भी है टीम हैज अ प्लेयर, लेकिन ये लूजली कपल्ड है। लूजली कपल्ड इसलिए है कि इसके अंदर में प्लेयर क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं कंपोज करवा रहा हूं इस क्लास के अंदर, वो मैंने इनसाइड द टीम नहीं बनाया, तो टीम की क्लास इंडिपेंडेंट हो गई ना। ठीक है, मैं जो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं बाय रेफरेंस पास कर रहा हूं टीम को, बाय रेफरेंस पास कर रहा हूं टीम को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेट से, अगर मैं ये करता हूं, लेट से इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और यहां पर मैं ये दो प्लेयर्स के बजाय मैं एक ही प्लेयर ले लूं, तो ये एक प्लेयर पे भी मेरी ये टीम चल जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये सॉरी, बल्कि मुझे इसको ऐसे ही रखना चाहिए, और इसको मैं कमेंट कर देता हूं, लिस्ट को, भाई लिस्ट हटा देता हूं, मैं एक एक प्लेयर पास कर देता हूं, तो मेरा प्रोग्राम अभी भी रन होगा, अभी भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। बल्कि इसको हम ऐसे ही पास कर लेते हैं, इसको हम अनकमेंट करते हैं, एक एक प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हम लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, तो सॉरी, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स पास की। ठीक है, सीएलएस किया, दोबारा चलाएं प्रोग्राम को, तीनों प्लेयर आ गए, मैंने एक प्लेयर माइनस कर दिया भाई, इसमें से माइनस कर दिया, रोनाल्डो को हटा दिया टीम में से। ठीक है, अब आप जरा इस प्रोग्राम को चलाएं तो देखें क्या होता है। तो मेरे पास दो ही प्लेयर आए, सला और सारा, तो मुझे मेन क्लास में कोई अपडेट करना पड़ा नहीं, मैं तो बाहर से चीज़ों को चेंज कर रहा हूं, मैं हटा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ये लूजली कपलिंग है भाईजान, इसको कहते हैं लूजली कपलिंग, हटा दें ऑब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप लूजली कपल के अंदर दो क्लासेस आपस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो इतनी टाइट कपल्ड नहीं होती हैं, जस्ट लाइक कंपोजिशन। बट कंपोजिशन में आप ऑब्जेक्ट को इनसाइड द डिपेंडेंट क्लास क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कपलिंग है वो टाइट हो जाती है, ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास क्रिएट होता है। जबकि लूजली कपल्ड जो एसोसिएशंस होती हैं या एग्रीगेशंस होती हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं दो टीम्स के दरमियान, सॉरी दो क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो उन दोनों क्लासेस से बाहर होते हैं, वो उन दोनों क्लासेस से बाहर होते हैं। तो ये एक फर्क है एसोसिएशन का, एग्रीगेशन का और इनहेरिटेंस का, आपने देखा। तो अब हम एसोसिएशन की भी एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें वो भी चीज़ सामने आ जाए, ताकि ये एक हमारा एक सीरीज का जो एक आइटम है पूरा, जिसमें हमने इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन, ये पिलर्स हैं आपके ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, पिलर्स हैं ये। ठीक है, इनसे रिलेशनशिप बनती है, इनसे ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं लाइक अ रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाना, समझना आना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकोगे, उसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लोगे, उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स बनेंगी, जो आएंगी मुख्तलिफ सोर्स कोड के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं एसोसिएशन। तो अब हम देखते हैं एसोसिएशन के एग्जाम्पल को तो एसोसिएशन में भी यही था कि लूजली कपलिंग होती है, जैसे डॉक्टर्स और पेशेंट की एसोसिएशन, ये भी हैज़ अ रिलेशनशिप होता है कि ऐसा हो सकता है एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है भाई एक डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ट्रीट ना कर रहा हो, तो वन टू मैनी, वन टू वन भी रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है एक डॉक्टर एक ही पेशेंट को ट्रीट कर रहा हो, तो वन टू मैनी भी हो सकती है। हो सकता है किसी को भी ना कर रहा हो सकता है पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, डॉक्टर्स पेशेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, तो लूजली कपल टाइप का रिलेशन बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए हम एसोसिएशन को कैसे फॉर्म करते हैं इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक क्लास सबसे पहले हम बनाएंगे कि जो हमने करने जा रहे हैं एसोसिएशन के हवाले से, सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो हम बनाते हैं पहले डॉक्टर की क्लास, डॉक्टर, उसको नेम देते हैं डॉक्टर को, एक सारे डॉक्टर का एक नाम होगा, उसका एक एट्रीब्यूट लेते हैं नॉन, डेफ करके उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, उसके एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज कराते हैं, ठीक है। नेम के एट्रीब्यूट को एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा नेम का, और नेम के पैरामीटर से ही वो एट्रीब्यूट को वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा अपनी, सेल्फ डॉट नेम और नेम, ठीक। तो ये हमने एक डॉक्टर को बनाया और उसके अंदर हमने उसका एक मेथड रखा, उसका नाम है, उस मेथड का नाम क्या है, उस मेथड का नाम है ट्रीट। डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट करता है पेशेंट्स को, सेल्फ, और यहां पे हम प्रिंट करा लेते हैं मैसेज को भाई, मैसेज को प्रिंट कराते हैं, और बल्कि ट्रीट में हम क्या करते हैं, एक और हम ऑब्जेक्ट को पेशेंट, PATIENT पेशेंट को लेते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सेल्फ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, सेल्फ डॉट नेम डॉक्टर नेम, दिस इज ट्रीटिंग पेशेंट, नेम हम ले लेते हैं यहाँ पर पेशेंट को, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने डॉक्टर की क्लास बनाई एक। अब हम एक क्लास बनाते हैं पेशेंट की, पेशेंट की क्लास बनाते हैं हम, उसमें भी हम लेते हैं पेशेंट का नाम। अब ये पेशेंट का नेम है, ठीक है जी, ये पेशेंट का नाम है, और इसका हम एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं पेशेंट का, उसको इनिशियलाइज करते हैं इसके नेम के वेरिएबल को उसमें, ठीक है। इस तरीके से हमने एक नेम वेरिएबल लिया यहाँ पे, ठीक है, और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू हमने लिया जनाब नेम से इनिशियलाइज कराया। नाउ ये हमने एक पेशेंट की क्लास ले ली। अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं और उनको एसोसिएट करते हैं। डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डॉक्टर के ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेंगे पेशेंट के साथ। कैसे एसोसिएट करेंगे, एसोसिएशन को कैसे अचीव करेंगे, देखें। ये भी हैज अ रिलेशनशिप है लेकिन लूजली कपल्ड है। यहां पर भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के मेथड्स कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बन रहे। कहीं मैंने ये नहीं लिखा हुआ कि पेशेंट इज इक्वल टू, यानी पेशेंट इज इक्वल टू पेशेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूं, हार्ड कोड कर रहा हूं कंपोजिशन की तरह। नहीं नहीं नहीं, लूजली कपल्ड बनाना है। लूजली कपल्ड में हमेशा याद रखें, जो रेफरेंस होते हैं ना, ऑब्जेक्ट जो पास होते हैं एक दूसरे को कम्युनिकेशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए और रिलेशनशिप के लिए, वो आउटसाइड द क्लास होते हैं दोनों क्लासेस से। यानी कि पहले आप इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स बना लें। जैसे एक डॉक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, लेट्स से जी डॉक्टर आसिम है, बहुत मशहूर डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर आसिम, ठीक है। और पेशेंट हैं जनाब, चलें इसको ऑब्जेक्ट ऐसे बना लें, DR1 बना लें, डॉक्टर 1 आसिम, डॉक्टर आसिम है। और पेशेंट हैं हमारी PT पेशेंट हैं, PT1 हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा, और पेशेंट हैं उनका नाम है लेट्स से नासिर, ठीक है। अच्छा जी, नासिर, ठीक है, ये हमारे पास पेशेंट का नाम है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। एक ऑब्जेक्ट है जो डॉक्टर आसिम का है, जो कि डॉक्टर की क्लास को कॉल कर रहा है, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करके बनाया, नेम का एट्रीब्यूट आसिम सेट होगा। पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है पेशेंट की क्लास के लिए, इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया सम, और उसके बाद उसको नासिर असाइन किया, नेम को नासिर बन गया एक ऑब्जेक्ट। तो ये पेशेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, पेशेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये हमारे पास डॉक्टर ऑब्जेक्ट बन गया, डॉक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, डॉक्टर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्टर 1 को एसोसिएट करवा रहा हूं पेशेंट के साथ, यानी कि डॉक्टर आसिम जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट का मेथड कॉल कर रहा हूं और उसमें क्या करूंगा, पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, PT1। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने पेशेंट क्लास का पास किया है किसके मेथड में, डॉक्टर के मेथड में। डॉक्टर का जो कस्टम मेथड था, यूजर डिफाइंड मेथड था, उसके अंदर मैंने पीटी यानी पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब ये पेशेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉक्टर के ट्रीट के मेथड के पैरामीटर पेशेंट में रिसीव होगा और उसके बाद आप इस पेशेंट का क्या कर सकते हैं, डॉट नेम प्रिंट करा सकते हैं, उसका नेम प्रिंट कराएंगे। क्यों, क्योंकि पेशेंट क्लास के अंदर भी एक नेम का एट्रीब्यूट मौजूद है। ठीक है, तो उसका आप नेम प्रिंट करवाइए। कैसे प्रिंट करवाएंगे, आप सिंपल ये मेथड जब कॉल करेंगे dr1.treat का, तो जब कंट्रोल यहां आएगा तो उसमें पेशेंट क्लास के अंदर pt1 रिसीव होगा, सेल्फ डॉट नेम के अंदर तो डॉक्टर का ऑब्जेक्ट है, dr1 के अंदर वो कौन सा है, डॉक्टर आसिम है। डॉक्टर आसिम इज ट्रीटिंग नासिर प्रिंट होना चाहिए। कैसे, डॉक्टर आसिम इज ट्रीटिंग नासिर। तो आपने देखा कि आपने दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई एग्रीगेशन नहीं है, कोई कंपोजिशन नहीं है, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ली, दोनों इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं जो आउटसाइड द क्लास बिल्ड की है। सिर्फ आपने एक मेथड को डिफाइन किया, उसके अंदर उस क्लास के ऑब्जेक्ट को जिसके साथ एसोसिएट करना है उसको एज अ रेफरेंस पास किया एंड देन उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करके आपने एसोसिएशन को फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से कोशिश कीजिएगा आप लोग। बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने बताई थी अपने लेक्चर के अंदर, जब मैं कंपोजिशन, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस बता रहा था, तो आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, इनको ज़रूर बिल्ड कीजिएगा। जैसे आप कंपोजिशन में कंप्यूटर हैज़ अ सीपीयू, ह्यूमन हैज़ अ ब्रेन या ह्यूमन हैज़ अ हार्ट, हाउस हैज़ अ रूम, ये फॉर्म करके देखें, बना के देखें, प्रैक्टिकली इनको कोड करके देखें पाइथन के अंदर कैसे करेंगे आप, हाउस और रूम की कंपोजिशन कैसे फॉर्म करेंगे, कंप्यूटर और सीपीयू की कंपोजिशन कैसे फॉर्म करेंगे, एग्रीगेशन की रिलेशनशिप को बिल्ड करके दीजिएगा, लूज कपलिंग होती है एग्रीगेशन के अंदर, उसमें लाइब्रेरी और बुक्स की एग्रीगेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, टीम और प्लेयर हमने कर ली, स्कूल और टीचर की एग्रीगेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, एसोसिएशन में करके देखिएगा, डॉक्टर्स एंड पेशेंट को हमने कर लिया है, ऑथर्स एंड बुक्स को कैसे फॉर्म करेंगे एसोसिएशन के अंदर, ड्राइवर एंड व्हीकल को कैसे फॉर्म करेंगे एसोसिएशन के अंदर। तो ये एग्जांपल्स आप प्रैक्टिकली करके देखें, आप इनको एज अ असाइनमेंट लें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने 4 टाइप की रिलेशनशिप्स डिस्कस की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जो फाउंडेशन है, बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। इनहेरिटेंस हमने डिस्कस की, आपके कंपोजिशन हमने डिस्कस की, एग्रीगेशन हमने डिस्कस की, एसोसिएशन, उनकी प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर हमने सबकी एग्जांपल्स भी करके देख ली कि जी किस तरीके से हम इनहेरिटेंस की एग्जांपल किस तरह से करेंगे, कैसे हम इनहेरिटेंस को फॉर्म करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, इन डेफिनेशंस को याद रखिएगा, ये जो मैंने इसमें डिफाइन किए हैं, इन रूल्स को याद रखिएगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं, सुपर का मेथड क्या करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये सारी आपने डेफिनेशंस याद रखनी है। तो ये कभी भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी लैंग्वेज में हो मसला नहीं होगा, चाहे पाइथन में हो, चाहे टाइपस्क्रिप्ट में हो, चाहे जावा में हो, चाहे सी शार्प में हो। इसी तरह कंपोजिशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, मैंने ह्यूमन और हार्ट की एग्जांपल देके बताया आपको। इसी तरीके से एग्रीगेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, मैंने टीम और प्लेयर्स की एग्जांपल देके बताया आपको। इसी तरीके से एसोसिएशन को कैसे फॉर्म करते हैं, ये मैंने आपको डॉक्टर्स और पेशेंट की एग्जांपल देके बताया। तो इन चीज़ों को याद करें, इनको प्रैक्टिस करें और कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने एज अ असाइनमेंट आपको दिए हैं उनको करने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऊपर जो टेककोर्स 51 का है उसके ऊपर आप मैसेज करके, जो पाइथन का व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप बना हुआ है उस पर भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और अपनी ये क्लासेस बनाकर हमारा जो यूट्यूब चैनल है जहां पर ये वीडियो अपलोड होगी उसके कॉमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और उसके कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कीजिए ये क्वेश्चन और अपने असाइनमेंट्स पोस्ट कीजिए वहां पर, ठीक है, ताकि पता चले कि जी आप लोगों को ये चीज़ आ गई है, मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, कुछ बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की। ये सारे कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं, मुझे जस्ट उनकी डिफाइन करना है। इन्हीं रेफरेंस को, इन्हीं क्लासेस के अंदर मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। जब मैं ये रिलेशनशिप्स पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको बताऊंगा, मैं आपको डेकोरेटर्स भी बता रहा हूँ,
मैं आपको इनकैप्सुलेशन भी बता रहा हूँ। इनहेरिटेंस आप देख चुके हैं। तो पाई एक प्रिंसिपल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, पाई एक कॉन्सेप्ट कहलाता है, उसको कहते हैं पाई। पाई का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस कर चुके हैं आप, मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है इनहेरिटेंस क्या होती है। एंड एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन भी आप कर चुके हैं। एनकैप्सुलेशन कैसे होती है? एनकैप्सुलेशन सिंपल है। एनकैप्सुलेशन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे अचीव करते हैं? वो ऐसे अचीव करते हैं कि एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि वो एट्रीब्यूट्स या वो डाटा आइटम्स या वो वेरिएबल एक क्लास टाइप की एंटिटी के अंदर एनक्लोज हो गए और उनके मेथड्स, जो डाटा आपने प्रोसेस करना है बाय यूजिंग मेथड्स एंड फंक्शंस एंड ऑपरेशंस, एंड उस डाटा को आपने एक एंटिटी के अंदर एनक्लोज कर दिया जिसको कि आप क्लास कहते हो। यानी क्लास के अंदर आपने दो चीजों को बंद कर दिया है, एनकैप्सुलेट कर दिया। क्लास के डेटा को यानी कि एट्रीब्यूट्स को, प्रॉपर्टीज को और वेरिएबल्स को, और उस डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उस डेटा के ऊपर जो मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, वो भी उसी क्लास के अंदर एनक्लोज्ड है, उसी क्लास के अंदर एनकैप्सुलेटेड है। दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ठीक है, सिर्फ नाम है, कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में बता दूंगा, वो कोई मुश्किल नहीं है आपको। जब आपको मेथड ओवरराइडिंग समझ में आ गया है तो पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सही से अपने पास नोट डाउन करें, इनको पढ़ें, बार बार देखें इन वीडियोस को और समझने की कोशिश करें। और कहीं पे नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाएं, और जो क्वेश्चंस हो मैंने आपको बता दिए किन चैनल्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।